मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को सेट 4 का मैथ में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने जा रहे हैं, तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, बोल रहे हैं दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी का मान ज्ञात करें। इसमें आपको दूरी निकालना है, तो इसको दूरी निकालते कैसे यहाँ पे देखिए। इसमें करना कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे दो बिंदु आपका दिया हुआ है। पहला बिंदु क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहला बिंदु आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, पहला बिंदु आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्यू दिया हुआ है 4 और 1, दो बिंदु दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं x1, ठीक है, डायरेक्ट बना देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं y1, इधर लोग क्या बोलते हैं x2, इसको क्या बोलते हैं y2। हम लोग का दूरी फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखिए दूरी फार्मूला बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस देते हैं, यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पूरे पे क्या डाल देते हैं, रूट डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे x2 का मान कितना 4, यहाँ 4 डालिए, माइनस x1 का मान कितना 2, यहाँ 2 डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर y2 का मान कितना 1, यहाँ y1 का मान कितना है 3, इस पर होल स्क्वायर डाल देंगे। पूरे पे क्या डाल देंगे, रूट स्क्वायर। पूरे पर क्या डाल देंगे, रूट डाल देंगे। हमें 4 में से 2 क्या बचेंगे, 2 का स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से जाएंगे क्या बचेंगे 2, क्या बचेंगे माइनस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएंगे 4, और यहाँ पे भी 2 दूना कितना हो जाएंगे 4, 4 4 कितना हो जाते हैं, यहाँ पे देखिए 4 4 हो जाएंगे √8। तो √8 को कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं, √8 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 4 गुना 2। 4 देखिए बाहर में निकल जाएंगे, कितना 4 का बाहर निकलता है 2, पर 2 तो नहीं निकलेंगे, ये हो जाएगा √2। यही आपका हो जाएंगे आंसर। यहाँ पे मात्रा कर दीजिएगा, यही का आई, ठीक है मेरे दोस्त। आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय निकालना है, ठीक है। तो इसमें परिमेय देखना है, तो परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो रूट से बाहर निकलते हैं, और जो रूट से बाहर नहीं निकलते तो क्या बन जाएंगे अपरिमेय, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए क्या अपरिमेय है। ये क्यों अपरिमेय है, क्योंकि √7 का बाहर हम लोग तोड़कर नहीं निकालेंगे, निकलेगा भाई तो पॉइंट में निकलेगा। ये भी देखिए अपरिमेय है, √2 का भी बाहर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, ये भी अपरिमेय है। ये तीसरा वाला भी क्या है अपरिमेय। ये देखिए परिमेय है, ये कैसे परिमेय है आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए डी नंबर ऑप्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका डी ही आंसर होंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, √75 है और नीचे क्या है √48 है। इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए कि इससे टूट सकता है, 25 गुना 3 तोड़ सकते हैं, ठीक है, रूट में। और इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 16 गुना 3, ठीक है। तो 25 का बाहर कितना निकल जाएगा 5, और 16 का बाहर कितना निकल जाएगा 4। देखिए √3 का तो नहीं निकला, और नीचे भी √3 का नहीं निकला, तो रूट वाला कट जाएंगे ना, क्या बचेंगे 5/4। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएंगे, डी आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक बने लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो मान लीजिए पहला क्रमिक संख्या आपका 1 है और दूसरा 2 है। तो देखिए ये दोनों का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, ये दोनों का एचसीएफ हमेशा आपका एक ही होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसका आंसर 1 मारिएगा। नहीं अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो ऐसे करके आप बना भी सकते हैं। इसका एलसीएम लीजिएगा, 1 का एलसीएम 1 ही होगा, और 2 का भी एलसीएम लीजिएगा तो 2 का एलसीएम भी 2 ही होगा। तो यहाँ पर 1 का क्या लिखेंगे, 1 ही बार आया, यहाँ पर 2 का क्या लिखेंगे, यहाँ आया 2 बार, ठीक है। तो 2 को 1 से गुना कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए जो मिलता है वही लिखते हैं। दोनों में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 आंसर, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, लगातार संख्या का हमेशा एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं बहुपद x² - 4x + 1 का शून्यंक का योग क्या होगा। तो देखिए शून्यंक का योग और शून्यंक का गुणनफल हम लोग निकालते कैसे हैं। देखिए क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है x² - 4x + 1, ठीक है। इसका आपका शून्यंक निकालना है। तो शून्यंक निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग ABCD का पता करते हैं कि ABCD होता है कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x² के आगे में जो रहता है वो हमेशा क्या कहलाता है, यहाँ हमेशा A रहता है, और ये इसको हम लोग B बोलते हैं, और लास्ट वाला हम लोग क्या बोलते हैं C बोलते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए। अगर योग निकालने बोलेगा आपको शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, तो योग कैसे निकलता है हम लोग जानते हैं, -b/a फार्मूला होता है। क्या होता है -b/a, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। तो माइनस यहाँ दिए फार्मूला वाला, और b का मान कितना, b का मान देखिए -4 है, तो यहाँ पे क्या बैठाइएगा -4। और a का मान क्या है, a का मान कुछ नहीं, तो यहाँ पे आप लोग क्या बैठा सकते हैं, यहाँ 4 बैठाएं, a का मान कुछ नहीं तो यहाँ 1 बैठा सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हम बटाए, यानी कि आपका आंसर आ जाएंगे 4, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको गुणनफल बोल देते हैं तो गुणनफल भी सीख लीजिए। अगर गुणनफल बोल देगा शून्यंकों का तो गुणनफल में क्या करते हैं c/a। तो c का मान कितना था, यहाँ देखिए c का मान है 1, इधर होगा 1/1, क्योंकि a का मान भी कितना था 1 ही था, तो इसका आंसर आ जाएंगे 1। आपको दोनों बता दिए हैं, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोले हैं द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विवेचक निकालना। विवेचक मतलब होता है डी निकालना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला होता है ना, तो वही द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिए 5 का देखिए क्या 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए ये इसको ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं सी बोलते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट निकालना है क्योंकि वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, वहाँ पे आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के टाइप में हम लोग बनाएंगे। तो विवेक्तर का फार्मूला होता है डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए का मान क्या देंगे, बी का मान -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 3 गुना सी का मान कितना 1/3। ठीक है, यहाँ 1/3 काट देंगे, यहाँ कितना आ जाएंगे 4 और इधर भी देखिए 4। तो 4 में से 4 गए तो क्या बचेंगे 0, यानी कि डी बराबर 0 आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अभिव्यक्ति क्या आ जाएंगे 0, यहाँ आंसर कर दीजिएगा 0। इस टाइप से आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से कंप्लीट हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो अभी जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताए थे कि शून्यकों का योग और गुणनफल कैसे होता है, इसमें गुणनफल आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सबसे पहले इसमें हमको क्या लिखना है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको सी बोलते हैं। हमको क्या निकालना है गुणनफल। तो गुणनफल आपको पहले ही बता दिए थे, गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान कितना, c का मान 1 है और a का मान 4 है। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएंगे 1/4 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 7 में किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में करना क्या है, इस टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस टाइप से आप लोगों का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाला क्या है वाई एक्सिस है। तो इसमें आपको बोला px, तो x वाला में देखना है शून्यकों की संख्या कितना, तो ये x a है। ठीक है, तो x में देखना है शून्यकों की संख्या क्या है, तो x पे एक बार भी नहीं कटा हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा शून्यकों की संख्या 0 लिख देंगे। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 0 आंसर। ठीक है, क्यों 0 हो जाएंगे, देखिए यहाँ से यहाँ जब हम लोग लाइन को ले जा रहे हैं तो एक बार भी नहीं कटा, ये कटा है क्या, ये तो वाई एक्सिस वाला कटा हुआ है। देखिए यहाँ पे कट रहा है, वाई पे एक बार कट रहा था, यहाँ वाई नहीं पूछा है एक्स पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा शून्यकों की संख्या 0 हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक का एक फार्मूला होता है जो कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 9 में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या दिया माइनस 4x फिर प्लस 3 बराबर 0। इसमें आप लोगों को क्या निकालना, विवेचक निकालना है। तो विवेचक में सबसे पहले ये क्या होता है, ये आपका हो जाता है ए, ठीक है, ये हो जाता है बी और ये हो जाता है सी। हम डायरेक्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव बनाना जरूरी नहीं है। सबसे पहले विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग याद कर लीजिएगा, बी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, बी का मान कितना -4, तो यहाँ -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना 2 और सी का मान कितना 3, सब आपस में गुना में यहाँ पे हो जाएंगे। 4 से कितना हो जाएंगे 16, इधर कितना हो जाएंगे 4 दूना 8 और 8 दिया 24। जब इसको घटाएगा तो कितना आ जाएंगे 8 आंसर आ जाएंगे माइनस में। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका आंसर कितना हो जाएंगे 8, यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं AP 10 7 4 का तीसरा पद क्या होगा। तो आपको बेसिक बता दिया था तीसरा पद का क्या हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस 29d। तो सबसे पहले यहाँ देखिए AP में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 9 का क्या क्या दिया हुआ है 10 7 4, ऐसे करके क्या निकालना है तीसरा पद ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए a लिखिए, a कितना दिया हुआ 10, ठीक है, और डी निकालना होगा। तो डी कैसे निकालते हैं, पीछे वाला को आगे से घटाते हैं, दूसरा पद को पहला पद से घटाते हैं, 7 में से 10 गया तो कितना बचा -3। तीसरा पद निकालना था, तीसरा पद के लिए क्या होता है फॉर्मूला a 30, तो 30 निकालने के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 29d। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना दिया हुआ 10, यहाँ से लिख दिए, और प्लस यहाँ 29, और डी का मान कितना दिया, डी का मान -3, यहाँ -3 देंगे। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 10 प्लस 29 दिया कितना हो जाएगा -87। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएंगे 10 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -87। अब यहाँ देखिए 87 में से 10 जाएगा कितना बचेगा -77, आपका -77 आंसर हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, यदि एपी का सार्व अंतर 5 है तो T18 माइनस T13 का मान होगा। यानी कि T18 का मतलब क्या, ये पद 18 दिया है, 13 पद दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का, यहाँ पे डी बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या है A18 का मतलब क्या हो गया 18वां पद। तो इसका कैसे निकालेंगे, a प्लस 17d लिख सकते हैं, फॉर्मूला से बेसिक आप लोग को बताए हैं। और 13 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d। ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या बोला माइनस करने के लिए, तो दोनों को बीच में क्या डाल देंगे माइनस। यहाँ देखिए a का हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बच क्या गया 17d माइनस 12d।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी कॉमन ले लेंगे तो डी बाहर निकल जाएंगे, अंदर में क्या बचाएगा 17 माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी कॉमन हो जाएंगे, आई दोनों घट के कितना आ जाएंगे 5, ठीक है। डी का मान कितना है, डी का मान आपके पास 5 है, यहाँ पे 5 बैठा दीजिए, 5, डी का मान 5 बैठा दें, यहाँ पे 5, 5 गुना 5 कितना हो जाएंगे आंसर आपका 25। आप इसका सी आंसर मान लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि एपी का प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है, तो एनवा पद निम्नलिखित में से क्या हो जाएंगे। तो इसका देखिए आप लोग को 11 में आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, एन का क्या होता है फार्मूला था, एन बराबर होता है, एनवा पद का मतलब क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपको क्या बोले थे, एन में हमेशा एक घट जाते हैं, तो आपका 11 का यही आंसर हो गया। तो ये वाला आप लोग खोज के मार दीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं, जब एपी का प्रथम पद 2 है, यानी कि ए दिया हुआ आपका 2 तथा सारवंतर 3 है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है 3। तो एपी के 3 पद निकालें, तो अगला 3 पद निकालना है। तो ए पहला पद निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, पहला पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला पद निकालने के लिए तो पहला पद तो क्या हो जाता है, पहला पद तो यही हो जाएगा, पहला पद ए को ही बोलते हैं, यानी कि पहला पद आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएंगे। अगर दूसरा पद निकालना तो दूसरा पद के लिए क्या करेंगे, ए प्लस डी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 डी है मान लीजिए, तो 1 डी करेंगे। तो ए कितना है 2, यहाँ करेंगे 1 गुना डी का मान कितना है 3, कितना आ जाएंगे 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे तीसरा डी निकालेंगे, अगला 3 पद निकालने वाला, तो तीसरा डी कितना हो जाएगा ए प्लस यहाँ 2 डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, यहाँ 2 गुना कितना हो जाएंगे, डी का मान 3 है, तो हो जाएंगे 2 गुना 6 कितना आ जाएंगे 8, ठीक है। तो अगला 3 पद निकालने के लिए बोले हैं, या तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, डी को हमेशा सब में जोड़ते चल जाइएगा तो आपका आंसर आ जाएंगे। तो कितना कितना मेरा है, तो पहला पद आया 2, ठीक है, उसके बाद कितना है 5, उसके बाद कितना है 8, तो 3 पद निकल गए, यही निकालने के लिए आपको बोला था। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग का ए प्लस डी को जोड़ दीजिए, 3 2 कितना हुआ, पहला 2 हो जाएगा, फिर दूसरा हम जोड़ दीजिएगा 3 2 5 हो जाएगा, फिर सब में डी डी को आपस में जोड़ते जाएंगे, अगला पद हमेशा निकल, फिर अगला पद निकालना है, इसमें फिर डी जोड़ दीजिए, अगला पद निकल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 5 8। तो इसमें देखिए 2 5 8 कहाँ पे, सी आंसर इसका हो जाएंगे 12 का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एपी 4 10 16 22 28 का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर बहुत ही ईजी है, आपको डी निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपको डी निकालना है, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, पीछे वाला पद को आगे वाला पद से घटा देंगे। तो पीछे का पद कितना है 10, तो 10 में से आगे वाला पद को घटा देंगे तो कितना आ जाएंगे 6, आपका सारवंतर यही हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, त्रिभुज एबीसी में एबी एवं एसी के मध्य डी और ई इस प्रकार है कि डीई पैरेलल बीसी तथा बीसी 8 सेंटीमीटर, तब डीई का मान क्या होगा। आपको ये थेल्स थ्योरम का दे दिया है, तो आपको बता देते हैं इसमें करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग को एक क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, एक त्रिभुज। तो थेल्स थ्योरम पहले भी बता चुके हैं, एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो त्रिभुज क्या है, ए बी सी। त्रिभुज में बोल रहा है एसी के मध्य, एसी के मध्य यहाँ पे हो गया, और बोल रहा है एबी के मध्य, एबी के मध्य यहाँ हो गया। एक ऐसा लाइन खींचे हैं तो उस लाइन का क्या नाम है, डीई। तो थेल्स थ्योरम जब भी बोलेगा तो आप लोग ध्यान देकर डायरेक्ट यही हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, बोल रहा है डीई पैरेलल बीसी, तो डीई पैरेलल है बीसी के। तो यहाँ पे बोल रहा है बीसी का मान 8 दिया हुआ है, तो बीसी का मान कितना दिया हुआ, बीसी का मान दिया हुआ 8 दिया हुआ, तो डीई का मान बोल रहा था। डीई हमेशा इसका आधा होता है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 कहाँ पे है, सी आंसर है, यहाँ पे सी हम लोग आंसर मार देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 4 आंसर। आप लोग याद रखिएगा, इसका ये आधा होता है। इसे थेल्स थ्योरम क्या होता है, ये बट्टा ये होता है और ये बट्टा ये होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 का, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट भुजा दिया हो तो भुजा से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भुजा दिया हुआ है तो आप लोगों को बता देते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई भी चीज़ को स्क्वायर करते हैं, और क्यूब निकालने बोलेगा, आयतन निकालने के लिए हम लोग क्यूब करते हैं, ठीक है। ये क्षेत्रफल के लिए है और ये क्या है, आयतन निकालने के लिए। तो यहाँ दिया हुआ तो इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे। तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, इधर 9 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो इसका हो जाएंगे 16, इसका 9 9 81 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा 2 है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज आपका तीनों भुजा बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपका बराबर होता है। तो भुजा का मान 2a दिया हुआ, अगर ये 2a है तो ये भी 2a हो जाएगा और ये भी 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे a होता है। तो यहाँ पे बैठा दीजिए आप लोग √3/2, एक जगह क्या बैठा देंगे 2a। तो यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, 2 2 कट रहा है, आपका आंसर कितना आ जाएंगे √3a, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे हैं बिंदु 4 - 5 की दूरी का मूल बिंदु से क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए मूल बिंदु से निकालना आप लोगों को क्या होगी दूरी। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, 17 यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे एक बिंदु क्या दिया हुआ है 4 - 5। मान लीजिए आपका ये ए दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं x1 बराबर कितना 4 और y1 बराबर क्या लिख सकते हैं -5, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए मूल बिंदु हम लेना चाहेंगे तो यहाँ क्या ले सकते हैं 0 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x1 बराबर 0, x2 बराबर 0 और y2 बराबर भी 0 लिखेंगे। तो यहाँ दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, दूरी का फार्मूला आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पे होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पूरे पे क्या चढ़ाते हैं, रूट चढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना 0 - x1 का मान कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस यहाँ क्या -5 डबल है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। पूरे पे रूट ओवर यहाँ कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, पूरे पे रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 16, इधर कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 16 25 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 × 5 = 11 का 1, ठीक है। बाकी हाथ में 1 2 1 3 3 1 4 कितना देंगे √41। √41 तो टूट नहीं सकता है, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिख लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग लिखिएगा √41, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए अभी जस्ट जो बनाए हैं दूरी निकालने के लिए, इसमें भी बीच का दूरी ही ज्ञात करना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसको डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक -5 और 7 है और एक यहाँ पे कितना है -1 और 3। तो डायरेक्ट पहले इसमें लिख लेते हैं, ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। तो फार्मूला क्या होता है x2, यहाँ देखिए दूरी का फार्मूला होता है, दूरी का फार्मूला लिख लीजिए क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पूरे पे क्या चढ़ता है रूट चढ़ता है। अभी जस्ट आपको बताए थे। तो इसमें क्या करना है x2 का मान कितना है, x2 का मान है -1, ठीक है, माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान -5 है। ये पूरे पे क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है 3, ठीक है, y1 का मान कितना है 7, ठीक है। यहाँ पे दोनों पे क्या चढ़ जाएगा होल स्क्वायर, पूरे पे क्या चढ़ेगा रूट चढ़ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा माइनस +5, ठीक है, यहाँ होल स्क्वायर और इसको अभी वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। पूरे पे क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये आपका आ जाएंगे प्लस माइनस हो जाएंगे तो हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 × 16 और यहाँ पे 4 × 16, पूरे पे क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए 16 का हम लोग क्या ले सकते हैं 32, ठीक है। 32 को हम लोग तोड़ेंगे क्या कैसे तोड़ेंगे 16 को 2 और देखिए 16 का कितना बाहर निकल जाएगा, 16 का बाहर निकल जाएगा 4 और अंदर में √2। ये आपका फाइनल आंसर दूरी हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 18 कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोला बिंदु इतना और इतना दिया हुआ है, इसके मिलाने वाले रेखा मध्य बिंदु निकाला। तो मध्य बिंदु बताए थे आप लोग को, बहुत ईजी है। एक बिंदु आपका दिया हुआ है 4 और 5, ठीक है, और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 6 और 5। ये दोनों के बीच का मध्य बिंदु निकालना। तो सबसे पहले लिख लीजिए ये x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं x2 को x1 से जोड़ते हैं तो x2 कितना 6 और 4/2 कर देते हैं। उसी तरह से क्या करते हैं y2 को y1 से जोड़ते हैं तो 5 + 5 और बटा क्या कर देंगे 2 कर देंगे। आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 10/2 और इधर भी कितना आ जाएगा 10/2। दोनों को काटेंगे कितना आ जाएगा, इधर भी 5 ही आएगा, इधर भी 5 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएंगे फाइनल, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत ही ईजी है, बोल रहे बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, इस तरह से खींचना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह का हम लोग जब ड्रॉ करते हैं एक्सिस, तो यहाँ पे ये वाला क्या होता है, इधर वाला प्लस होता है और इधर वाला प्लस होता है। तो पहला में क्या हो जाता है दोनों प्लस प्लस, इधर में देखिए x माइनस होता है और y प्लस होता है। तो क्या लिखेंगे माइनस प्लस, बस दो ही को याद रखना है। इसका अपोजिट इधर लिख देंगे माइनस माइनस, इसका अपोजिट इधर लिख देंगे प्लस और माइनस। आपको माइनस माइनस पूछा तो माइनस माइनस किस में जाएगा तीसरा में जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। जो क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है tan थीटा √3 बराबर थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिखे tan थीटा, ठीक है, इधर क्या है √3। तो यहाँ लिखे tan थीटा। आप बताइए tan थीटा में √3 का मान किसका होता है, tan 60 का होता है कि नहीं। तो इधर tan 60 लिख सकते हैं √3 का बदल। तो यहाँ देखिए tan कट गया तो बचा क्या थीटा। तो थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए, साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4 कितना आंसर आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान आप लोग याद रखिएगा 180 होता है, तो 180/4 यानी कि साइन 45, तो यहाँ साइन 45 इसको लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस क्या लिख सकते हैं, कोस 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का साइन 45 का मान होता है 1/√2 माइनस कोस 45 का मान भी होता है 1/√2, तो दोनों माइनस प्लस में कट जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल 0। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बोल रहा 1 प्लस कोटा स्क्वायर ए और बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर हो जाएंगे। यहाँ देखिए 1 प्लस कोटा स्क्वायर ए जो होता है वो होता है किसके, कोसेक स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस टेन होता है किसका होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर। ये फॉर्मूला आपको बताए थे पिछले क्लास में, ऐसा प्रूव करवाए भी थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसको साइन फॉर्म में तोड़ना है, इसको साइन फॉर्म में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए। दोनों को साइन फॉर्म और कोस फॉर्म में तोड़ें। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा 1/sin स्क्वायर ए, ये पलट जाएंगे ऊपर जाके, कोस ऊपर चले जाएंगे और 1 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से फाइनल आपका क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोट स्क्वायर ए, यानी कोस बटा साइन कोट होता है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर क्या मार देंगे, सी। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो उसी टाइप से देखिए सेक स्क्वायर वाला भी थीटा माइनस 1 अभी मारे हैं, तो सेक इसका लिए तो 1 प्लस 10 का, तो इसका 10 वाला आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताए थे कि साइन और कोस में अगर दोनों मिला के 90 हो तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बटा में रहेगा तो 1 मारेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए 25 का, यहाँ देखिए 2 आगे में, 2 को आगे में लिख देंगे, आई दोनों मिला के हमेशा क्या होता है 1 होता है। इसके कितना आंसर आ जाएंगे, 2 आंसर आ जाएंगे। तो 2 तो यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन क्या मार देंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, साइन डिग्री ए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यदि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा तब a का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप में आप लोगों को बता देते हैं डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कैसे निकालते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है साइन x डिग्री, डिग्री से हमको रेडियन में निकालना है, तो जब ऊपर में डिग्री रहेगा ना तो काटने वाला चीज डिग्री वाला नीचे में आएगा, तो नीचे डिग्री दे देंगे और ऊपर रेडियन दे देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है √3 sec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिखिए इसका √3 sec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान निकालना है। तो ये देखिए इंटू में है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। तो सेक में 2/√3 किसका होता है, यानी सेक थीटा बराबर सेक 30 डिग्री, सेक से कटेगा तो आपको ऑप्शन क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 30 डिग्री आंसर आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में आंसर दिया हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में, यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 से 60 बढ़ता है तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाता है, तो मीनार की ऊंचाई याद करें। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाइएगा। यहाँ पे बोल रहा है स्टार्टिंग में क्या रहेगा, 45 डिग्री का कौन झुकाव कर रहा है, तो स्टार्टिंग में 45 डिग्री होगा। आप बोल रहे हैं एक मीनार की ऊंचाई की छाया 50 मीटर घट जाती है, तो छाया पहले यहाँ तक आ रहा था इस मीनार का, अब छाया घट के यहाँ पे आ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएंगे, ये घट के 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कितना घट रहा है, 50 मीटर घट रहा है, तो यहाँ से यहाँ कितना है 50 मीटर है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा 45 और 60 वाला, आप लोग याद रखिएगा, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसका आधा कीजिएगा, इसका आधा कितना होता है 25। ठीक है, और यहाँ पे क्या कीजिएगा √3 + 1 से गुना कर दीजिएगा, यही मीटर में आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, आपको पहले भी बता दिए हैं, ये अनेक हो सकती हैं। कितना हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में, वह रेखा जो वृत्त के एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वह क्या कहलाती है। तो बिंदु को एक ही ओर मिलता है, मान लीजिए ये है एक बिंदु है, एक ही ओर मिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, और एक वृत्त पे कितना रेखा खिंचा सकते हैं, स्पर्श अनंत खिंचा सकते हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यदि दो वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं काटते तो विनिष्ट स्पर्श रेखा कितनी होगी। इसका आप लोग याद रखें, इसका आंसर हो जाएंगे 4। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, आप लोग को बस एक फॉर्मूला याद रखना, आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। दूरी बराबर, जब चक्कर लगाने वाला फॉर्मूला बोलेगा तो कोई भी चक्कर लगाते, एक चक्कर लगाने में कितना लगता है 2πr। अब पता नहीं कितना चक्कर लग रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं n, तो n मेरा चक्रों की संख्या है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे पाई, देखिए आंसर पाई में दिया तो पाई में ही रहने देंगे पाई। आर का मान क्या देंगे, व्यास 4 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएंगे, इसका आधा त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 2। और यहाँ पे देखिए एन का मान कितना 400 चक्कर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 400। अब सबको गुना कर देंगे, 2 दूना 4 और 4 चक्कर 16, तो यहाँ लिखेंगे 1600 पाई मीटर आपका दूरी आंसर हो जाएंगे, यानी कि सी हो जाएंगे आपका आंसर
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहे हैं यदि किसी वृत्त की परिधि और वृत्त की क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करना है, सबसे पहले वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, यहाँ पे देखिए वृत्त की परिधि, ठीक है। इधर बोल रहा है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। जब आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे तो r का मान कितना आएंगे, त्रिज्या पूछ रहे कितना आएंगे, तो पाई से पाई यहाँ पे काट सकते हैं, एक r से एक r काट दीजिए, क्या बच गया यहाँ पे, इधर r बच गया, इधर 2 बच गया, यानी कि r बराबर क्या आ जाएंगे 2 मात्रक, सिर्फ क्या बच जाएंगे 2 मात्रक, यही आपका आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 का देखिए, बोल रहा है एक वृत्त का व्यास d है तो उसकी परिधि क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहले 34 में करना क्या है, व्यास दिया हुआ d, यानी कि व्यास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए d। हम लोग अगर त्रिज्या निकालना चाहेंगे तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, तो व्यास को किससे भागा देते हैं 2 से। तो मान नहीं दिया तो डायरेक्ट d/2 कर सकते हैं। हमको परिधि निकालना है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई का पाई लिखेंगे, r का मान की क्या लिखेंगे d/2, यहाँ क्या लिखेंगे d/2, यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या आंसर आ गए, पाई और d दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे πd, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहे हैं कि यदि एक घन का भुजा a है तो इसका विकर्ण क्या होगा। आप लोगों को बता दिए थे यदि अगर कोई घन है, ठीक है, तो घन में क्या बताए थे, अगर सबका भुजा a है, ठीक है, तो इसका अगर विकर्ण निकालना चाहेंगे तो विकर्ण क्या होता है, आप लोगों को पहले बता दिए थे, विकर्ण होता है √3a, ठीक है। यही वर्ग रहता तो क्या हो जाता था 2a, यहाँ पे घन इसलिए क्या करेंगे √3a, इसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला ही पूछ दिए, इसका आंसर यही हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि अर्धगोला का संपूर्ण सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये अर्धगोला है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग को याद रखिएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 3πr²। डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मेंसुरेशन का फार्मूला, आपका इसी से काम बन जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए 2 6 4 5 0 2 1 3 2, इसका बहुलक निकालना। बहुलक मतलब जो बहुत बार आते हैं, देखिए 2 बहुत बार यहाँ आए, 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2 आए, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसलिए इसका बहुलक बराबर हम लोग लिख लेंगे, बहुलक बराबर 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहे हैं, बोल रहा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालें। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग को माध्य निकालना है, लोग क्या निकालना है माध्य। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, ठीक है, 1 2 3 4, टोटल 5 संख्या हो गए ना, 1 2 3 4 5, सबको आपस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं माध्य निकालने के लिए, और नीचे जितना आदमी उतना से भाग दे देते हैं। अब टोटल को जोड़ देंगे, कितना हो जाएंगे 4 3 7, और 7 और 3 10, तो यहाँ लिखेंगे 10/5, इसको काटेंगे कितना आंसर आ जाएंगे, माध्य आपका 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे हैं एक पासा को उछालने पर सम संख्याओं आने की प्रक्रिया क्या हो जाएंगे। देखिए पासा हम लोग अगर उछालते हैं तो पासा में कहाँ तक आ सकते हैं, तो आप लोग पासा का कुल आने की संभावना क्या है, तो पासा का कुल पहले लिख लीजिए, आने की संभावना क्या है। तो पासा में देखिए 1 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं। पासा में समझ रहे हैं, लीडो का गोटी को भी पासा बोलते हैं, ये आते हैं। यहाँ सम आने की संख्या कितना है टोटल, तो सम आने की संख्या देखिए क्या है, 2 सम है, 4 सम है और 6 सम है, यानी कि टोटल कितना आ सकते हैं, टोटल 3। यहाँ देखिए टोटल 6 संख्या आ सकते हैं, यहाँ टोटल 3 संख्या आ सकते हैं। इसका प्रैक्ता निकालने बोल रहे हैं, प्रैक्ता। तो प्रैक्ता बराबर क्या होता है, जो पूछता है वो तो पूछ रहा है 3, 3 ऊपर रखेंगे और टोटल नीचे रखेंगे, इसको काटिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 का देखिए असंभव घटना की प्रक्रिया क्या होती है। तो पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कि असंभव की घटना हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरह से मैथ में सेट 4 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं, और हमें आशा है कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।